हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। अभी आप और मैं पढ़ रहे हैं सिट बी के ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शंस ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर। 100% आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है और हम इसको डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शन से पढ़ने वाले लीगल डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे। अब आप बड़े हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ कि इस लेक्चर को लाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। एक हफ्ते का आई गेस गैप हो गया है। तो इसका एक रीजन है, मेरे को बीच में एक हेल्थ इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से मेरे को एक इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ी। अब उस सर्जरी के बाद मैं रिकवरी मोड पे हूँ। एक दिन हो गया मेरे को घर पे आए हुए, और इस लेक्चर को लेते समय मेरे को थोड़ा सा अनकॉन्शियस में फील करा था। अगर लेक्चर में आपको उतना मजा ना आए देखते समय, तो थोड़ी सी माफी उसकी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का अभी भी रिकवरी मोड पे है, उतना रिकवर नहीं हो पाया। आगे वाले लेक्चर्स में आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ जो आपका एग्जामिनेशन है फेज 1 का, सेट बी का, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का, उसमें 7 सब्जेक्ट्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करवाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो डेमो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कॉन्ट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। एक स्केड्यूल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे कंप्यूटर्स हो, कंप्यूटर्स एंड जीए के केस के अंदर वो आपका जो नोट्स है और जो एमसीक्यूज है वो आपको टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोवाइड करे जाएंगे। थोड़ा सा डिले हुआ है इस पर्टिकुलर नोट्स को अपडेट करने में, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक है जी। तो आज से आपके एमएसएमई के लेक्चर्स आने भी स्टार्ट हो गए। जो मेरिट सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई सेक्टर एंड प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आपका बनाया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज हमारा पूरा कंप्लीट है, जो 50 मार्क्स का है। ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप पहले इस प्रोफेशनल नॉलेज को कंप्लीट कर लें। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर के लेक्चर्स डिटेल्स में आते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के डे तक। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेक्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। 30 मार्क्स का ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क्स का है, जो पूरा कंप्लीट है। 30 मार्क्स का एमएसएमई हम कर रहे हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपके नोट्स एंड एमसीक्यूज लास्ट 3 मंथ के, 4 मंथ के आ जाएंगे। ये इनफ है, ये 20 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो कॉन्ट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका कंप्यूटर्स है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको कुछ मार्क्स लेकर आने हैं। आपको एक स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करना है। आप अगर 40% या 50% मार्क्स के लिए जाते हैं, वो भी इनफ है इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लियर करने के लिए। 40% या 50% मार्क्स को टारगेट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी इस तरीके से ही बनाई जाएगी, इस तरीके से ही आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इसको क्वालिफाई कर लें। आपको फुल मार्क्स की तरफ नहीं जाना। आपको जो महारत हासिल करनी है वो प्रोफेशनल नॉलेज, एमएसएमई एंड जीए के अंदर करनी है, क्योंकि इधर से ही मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। इसी के बेसिस पे आपको फेज 2 में बुलाया जाएगा। चलिए, आप में अगर आपको कोर्सेज को रेफर करना है तो आप www.caramalluthraclasses.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको एमएसएमई के रिस्पेक्ट में या फिर सिडबी के रिस्पेक्ट में आपको स्पेसिफिक कोर्स मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है लॉन्च, तो आपको 20% का उसमें डिस्काउंट मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक पार्ट के ऊपर आपको चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, वो भी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की। अभी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप देखें इस लेक्चर को कैसा आपको ये लगता है। ओके, हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर डायरेक्शंस ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर। ये एमएसएमई सेक्टर की स्पेसिफिक बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेंशन से। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है हमारे देश के अंदर काफी अलग अलग टाइप के लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर कैटेगरी की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो कह रहे हैं कि कुछ एंटरप्राइज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, लार्ज एंटरप्राइज है। ये लार्ज एंटरप्राइज काफी सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है। साथ ही साथ लार्ज एंटरप्राइज के पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। आईआईटी आईएम से लोगों को लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये अपनी ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन का खुद ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि लार्ज एंटरप्राइज के अलावा काफी सारे हमारे इंडिया के अंदर पूरे देश में छोटे छोटे एंटरप्राइज हैं। कह रहे छोटे छोटे एंटरप्राइज नंबर में बहुत ज्यादा है और ये भी काफी सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। अब ये छोटे जो एंटरप्राइज है, इनके पास उतना स्किल्स नहीं है, उतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है कि ये अपने आप से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है और बोलती है इन छोटे एंटरप्राइज को हम हेल्प प्रोवाइड कराएंगे अपने अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले लेकर आया एमएसएमई एक्ट। तो यहाँ पे छोटे एंटरप्राइज को नाम दिया गया एमएसएमई। यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन करा गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। इन छोटे एंटरप्राइज को बोला या तो आप माइक्रो एंटरप्राइज होंगे, या आप स्मॉल एंटरप्राइज होंगे,
या आप मीडियम एंटरप्राइज होंगे। ये क्लासिफिकेशन हम एमएसएमई एक्ट में पढ़ के आ चुके हैं, इसको एक बार फिर से हम इस सेशन में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, हमें बात समझ में आती है कि छोटे एंटरप्राइज को नाम दे दिया गया एमएसएमई। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन का क्या लेना देना। तो अगर आपने एमएसएमई एक्ट को सही तरीके से पढ़ा, लेक्चर के अंदर देखा अच्छे से, तो वहां पे लिखा गया था, उस एक्ट में लिखा था कि हमारी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि इस सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट फ्लो में कोई दिक्कत ना रहे, क्रेडिट मिलने में कोई दिक्कत ना रहे। तो समझ में आते बात, क्रेडिट प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर आओ जरा, आपने बड़े सारे बैंक्स को लाइसेंस दे रखा है काम करने के लिए, तो उनको बोलो एमएसएमई सेक्टर को पैसा मिल जाना चाहिए, उनको परेशान ना करें। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया डायरेक्शंस लेके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक को बोल रहा है, जी हम तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बोला है कि एमएसएमई सेक्टर को पैसा मिल जाए, तो हमने कुछ बातें लिखी हैं, इन बातों को मानते हो आप काम करेंगे, नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, आपका लाइसेंस रद्द करवा देंगे। चलिए सर, हमें इंटेंशंस बहुत बढ़िया समझ में आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन आपके सामने है, लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, इस डायरेक्शन का नाम दिया गया आरबीआई की लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर डायरेक्शंस 2017, लेटेस्ट अपडेटेड है 2024 के अंदर। चलिए, अच्छा, इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें इस डायरेक्शंस की, तो ये हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाई करती है। जो जिस बैंक का नाम शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन कर रखा है, तो उसको ये वाली डायरेक्शंस को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को। देखो, आरआरबीज को एक्सक्लूड करने का इंटेंशन क्या है, आरआरबी को बनाया स्पेसिफिकली रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने के लिए। जब उसका जो पर्पस है वही स्पेसिफिक है, तो फिर उसको हम और काम नहीं दे सकते ना कि आप एमएसएमई सेक्टर को भी लोन वगैरह प्रोवाइड करो। तो बोला आरआरबी आप ये डायरेक्शंस अप्लाई नहीं करेंगी। अब ये एप्लीकेबिलिटी और एक्सक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाई करती है। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है कि ये डायरेक्शंस किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे अप्लाई नहीं करती। ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आती है बात। यहाँ पे डेफिनेशन एंड क्लैरिफिकेशन दी गई। तो कह रहे यार एमएसएमई की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो उसका एक एक्ट पहले आ चुका है जो नोटिफाई करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 16 2006 के अंदर। जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन करा गया एमएसएमई एक्ट में, उसके बारे में भी आप एमएसएमई एक्ट में जाके पढ़ लो, जो कि हम फिर से अभी देखने वाले हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं। जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को बोलता है, यार देखो आप सिर्फ उन एंटरप्राइज को पैसा मत दो जो आपका पैसा रिटर्न कर दे, मतलब सेफ है, जहां पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप उन लोगों को भी पैसा प्रोवाइड करो जिनको एक्चुअल में क्रेडिट नहीं मिल रहा, आप उनको लोन दो ताकि वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्पस के लिए कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी का दर्जा दिया। बोला यार ये प्रायोरिटी है, हम यहाँ पे चाहते हैं आप लोन दे, बैंक्स को बोल रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जो भी टोटल लोन दे रहे हैं ना, उसका कुछ परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर में आपको देना है। तो अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करा गया। मुद्दे की बात है, हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को भी प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया गया है। चलिए, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की भी डेफिनेशन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स है उसमें दी गई है। इसका इंटेंशन यही है कि कितना आपने क्रेडिट दे रखा है उसका परसेंटेज निकालने के लिए काम आता है कि प्रायोरिटी में कितना जाना चाहिए, कितना क्रेडिट है, ये होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका कुछ परसेंटेज आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। देखिए, अगर आपने एमएसएमई एक्ट को पढ़ रखा है, पीएसएल नॉर्म्स को पढ़ रखा है और इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को पढ़ रखा है, तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसके बाद जाके आप एमएसएमई एक्ट, पीएसएल नॉर्म्स एंड आरएफ नॉर्म्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें ना, चारों जो तीनों लेक्चर्स है वो रिलेटेड है कहीं ना कहीं। बात समझ में आती है? ओके जी। चलिए, यहाँ पर पहली बात आती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस की। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अंदर क्या क्लासिफिकेशन करी गई है। तो क्लासिफिकेशन में बोला गया आपको एक माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ऊपर का नहीं है एंड आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का नहीं है। ये कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, आपको दोनों की दोनों बातें अगर मान रहे हैं तभी आपको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। अगर एक कंडीशन भी आपने ब्रीच करी तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे।
तो अगर आपको माइक्रो एंटरप्राइज बनना है तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। एक मीडियम एंटरप्राइज के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है एंड आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइज बोला जाएगा। देखिए, अगर आपने एमएसएमई एक्ट को सही तरीके से पढ़ा है, इस डेफिनेशन को सही तरीके से पढ़ा है, तो यहाँ पे जो एंटरप्राइज की डेफिनेशन है उसके अंदर लिखा गया है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जा रही है। तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप किसी गुड्स को या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आप एक एंटरप्राइज कहलाएंगे। इसका ये मतलब है, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, सिर्फ सामान परचेज करके सेल कर रहा है, तो क्या वो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा? अगर वो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर भी क्लासिफाई नहीं करा जाएगा ना, क्योंकि वो तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो एमएसएमई में नहीं आते। बट इस डायरेक्शन ने बोला, देखो बड़े सारे हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडर्स भी हैं, सामान परचेज करते सेल करते, दुकानदार है, तो कह रहे हैं हम उसको एमएसएमई की डेफिनेशन में सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लेके जा रहे हैं कि वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई हो सके। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? देखो, जो ट्रेडर्स हैं वो एमएसएमई की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, बट हम उसको लेके जा रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड पर्पस है उसका प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब कि इनको लोन तो मिल जाए ना, ट्रेडिंग करने वाले इनको लोन मिल जाए। यहाँ पे देखो लिखा गया है रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स जो है आर इंक्लूडेड एज एमएसएमई फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ही रिटेल एंड होलसेल ट्रेड को एमएसएमई माना जाता है। चलो देखो सर, हमें बात समझ में आती है। आपने एमएसएमई बना दिया, इसके अंदर जो बैंकर्स हैं उनको बोल दिया प्रायोरिटी सेक्टर है ये, इसको आप लोन वगैरह दो। अब एज अ बैंकर क्या मैं हमेशा कोई भी लोन लेने आ रहा है तो मैं चेक करता रहूं, हाँ जी आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हाँ जी आपका टर्नओवर क्या है, मेरे को चेक करना है, क्लासिफिकेशन करूंगा, उस हिसाब से मैं आपको लोन वगैरह दूंगा, प्रायोरिटी में क्लासिफाई करूंगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं नहीं, आपको चेक नहीं करना, हम देख लेंगे आपके लिए काम। तो यहाँ पर हर एक एंटरप्राइज को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर उनको प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफिकेशन चाहिए, जो भी उनको लोन दिया जा रहा है। आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक बोलेगा हाँ जी सर्टिफिकेट निकालो उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है वही बैंकर्स को अज्यूम करना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज है। देखो, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कुछ माइक्रो एंटरप्राइज है, छोटी एंटरप्राइज है, उनके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए स्पेसिफिक बनाया गया एक उद्यम असिस्ट पोर्टल, और ये इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज को सर्टिफिकेट्स दिए गए। तो बोला जो इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उनको आपको एट पार ट्रीट करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के। मतलब इनको भी जो लेंडिंग कर रहे हो आप वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आती है। अब आती है मुद्दे की बात, टारगेट्स की बात हो रही है जी, टारगेट्स की बात। यहाँ पे बैंक्स को टारगेट दे रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कह रही है हम आपको टारगेट दे रहे हैं। जो बैंक्स है वो अपने एम्प्लॉय को टारगेट देते हैं ना, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है इस डायरेक्शन के थ्रू हम आपको टारगेट दे रहे हैं, अब आप हमारे लिए काम कर रहे हो, आपको लेंडिंग करनी है एमएसएमई सेक्टर में। तो पहली डायरेक्शन आती है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो पीएसएल नॉर्म्स के अंदर दे रखा है उसको फॉलो करना है जी। हम पीएसएल नॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, मजा आ गया जी, मजा आ गया। अगला पार्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई गई थी एमएसएमई के ऊपर, जहां पर बोला गया आपको 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना है क्रेडिट में टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे बात होती है थोड़ी सी बड़ी। यहाँ पर हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी एंटरप्राइज के बारे में वो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बट काफी सारे स्कीम्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये जो बेनिफिट्स दिए गए ये तीनों एंटरप्राइज को नहीं दिए गए। कुछ स्कीम्स आई हैं सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, कुछ स्कीम्स आई हैं माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, कुछ स्कीम आई है तीनों के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। तो कोई भी आप स्कीम, कोई भी आप प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना है क्या इसमें सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज आता है, क्या इसमें सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइज आता है, क्या इसमें मीडियम भी आता है। तो यहाँ पे जो टास्क फोर्स ने एडवाइस करा है कि आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना है क्रेडिट में,
आपने पिछली बार 1 करोड़ का लोन दिया, तो इस बार 1 करोड़ 20 लाख का देंगे, 20% ग्रो करना है ना। ये क्रेडिट है टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मतलब मीडियम एंटरप्राइज इसमें नहीं आता। ठीक है जी, आगे से बात आपको ये ध्यान रखनी है। अगला रिकमेंडेशन या अगली एडवाइस आती है कि 10% एनुअल ग्रोथ करनी है इन द नंबर्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज अकाउंट। कितने नंबर ऑफ अकाउंट खोले गए ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस माइक्रो एंटरप्राइज के दायरे में लेकर आना है। तो 10% ग्रोथ क्रेडिट की नहीं है, नंबर ऑफ अकाउंट के, वो भी सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज के अकाउंट की, स्मॉल की नहीं, सिर्फ माइक्रो को बढ़ाओ अभी। अगला पॉइंट आता है, जो 60% आपकी लेंडिंग करनी है आपने, 60% ऑफ द टोटल लेंडिंग टू एमएसई सेक्टर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर एज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर टू माइक्रो एंटरप्राइज। समझ में सर नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल 2023 ईयर है, इसके अंदर Q1 के अंदर आपने लेंडिंग कर रखी है 100 करोड़ रुपीस की, किसको? एमएसई सेक्टर को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर को। तो इसके रिस्पेक्ट में बोला गया जो 2024 ईयर होगा उसका Q1 है, तो उसमें इस टोटल लेंडिंग 100 करोड़ की जो आपने प्रीवियस ईयर में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को करी है, इसका 60% लेंडिंग होना चाहिए, 60 करोड़ का लेंडिंग होना चाहिए सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज, नॉट स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज। लॉजिक समझ में आता है? ये तीनों की तीनों बातें इंपॉर्टेंट और अच्छे से हमें समझ में आती है। अगला कॉमन गाइडलाइंस दी गई, इंस्ट्रक्शंस दी गई है एमएसएमई सेक्टर को जब आप लैंडिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कोलेटरल सिक्योरिटी की। जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे किसी बैंक के पास, तो बैंक कहेगा हाँ जी क्या पर्पस है आपका लोन का, क्यों आपको लोन चाहिए। अभी हम बिजनेस की बात करें तो हम बिजनेस लोन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एमएसएमई सेक्टर का बंदा गया, हाँ जी मेरे को लोन चाहिए, बैंक जी मैंने सुना गवर्नमेंट हमारा बड़ा ध्यान रखती है, तो मेरे को लोन दे दो। तो कह रहा हाँ जी आपको लोन चाहिए, पर्पस? कह रहा जी मेरे को शूज मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम है, तो मेरे को शूज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, मेरे को रबर परचेज करना है, मेरे को क्लॉथ वगैरह परचेज करना है। तो यहाँ पर जब भी बैंक लोन देगा तो बैंक बोलेगा देखो हम आपको पैसा दे देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी आप शूज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर हमारा चार्ज है। मतलब शूज अगर आप हमारा पैसा रिटर्न नहीं करते तो हम आपके शूज को उठा के ले आएंगे, उसको बेच देंगे और अपना पैसा रिकवर कर देंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के नजरिए से नहीं, हम बैंक के नजरिए से समझते हैं, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। तो बैंक कह रहा है मैंने देखो आपको सिचुएशन है, मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने शूज मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने अपनी दुकान के अंदर शूज को भर लिया। अब अगर आप मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहे, मतलब आपके शूज नहीं बिक रहे, आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा, मैं आपका शूज उठा के ले आता हूं और मैं मार्केट में बेचने की कोशिश करता हूं। अगर आप ही नहीं बेच पा रहे तो मेरे से भी उतना नहीं बिकेगा ना, आपके शूज की डिमांड ही नहीं, बेकार शूज बनाए आपने, तो यहां पर उसके शूज नहीं बिक पा रहे। तो एज अ बैंकर मेरे को डर लग रहा है मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा। इसी पर्पस के लिए बैंक एक सेकेंडरी सिक्योरिटी मांगता है। कह रहे देखो जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, जो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो तो हमारी है ही है, उसमें हमारा चार्ज है ही है, बट हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए। आप प्रॉपर्टी के कागजात रखवा दो, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल इस केस में शूज, उससे हमारा पैसा रिकवर नहीं होता, तो हम सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी को बेच के आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसे को रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस डायरेक्शन के थ्रू बोल रहा है बैंक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ना लेना कोलेटरल सिक्योरिटी। बोला अगर 10 लाख रुपए तक का लोन है, आप लोन दे रहे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर को, तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेनी 10 लाख रुपए तक। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटेंशन देखो ना, बोला कोई भी सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक को एडवाइस करा गया कि आप कोलेटरल फ्री लोन दें 10 लाख रुपीस तक का, जिनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करा गया अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि एडमिनिस्टर करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसके अंदर अगर KVIC की बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम की हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात है, अगर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर कुछ फंडिंग प्रोवाइड करी गई है तो उसको भी आप कोलेटरल फ्री लोन दे, बैंक को बोला जा रहा है आप उनको कोलेटरल फ्री लोन दे 10 लाख रुपीस तक का। अब ये प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम रन करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कह रहे हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, आप बिजनेस करो ना, हम आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालेगी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, उस पर ऑब्वियसली कैप होगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हम कुछ पैसा देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस हिसाब से पैसा दे रहा है? तो यहाँ पर
कैटेगरीज बनाई गई। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होती है, एक बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट क्या है। फिर यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई, एक जनरल कैटेगरी और एक स्पेशल कैटेगरी जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन एक्स सर्विसमैन वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख रुपीज है तो यहाँ पे बोला गया अगर बेनिफिशियरी अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का है, उसके बेसिस पे भी थोड़ा सा हमारे जो आपको हम बेनिफिट्स असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो इस प्रोग्राम ने बोला कि आपको 10% पैसा खुद लेकर आना है, मतलब 1 लाख रुपीज आप खुद लेकर आएंगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में तो आपको सिर्फ 5% पैसा लेकर आना है। 10 लाख रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसमें आपको सिर्फ 50,000 रुपीज खुद लेकर आना है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी और ये सब्सिडी वेरी करेगी कि आप अर्बन एरिया में या फिर आप रूरल एरिया में। अगर आप रूरल एरिया में तो ऑब्वियसली सब्सिडी ज्यादा होनी चाहिए, अर्बन एरिया के अंदर सपोर्ट मिल जाएगा, बिजनेस थोड़ा सा जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अर्बन एरिया के अंदर है तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 15% की सब्सिडी प्रोवाइड कर जाएगी। अगर यहीं आप रूरल एरिया में तो आपको 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो सब्सिडी अर्बन एरिया में बढ़ जाएगी, 25% की हो जाएगी, और अगर आप रूरल एरिया के अंदर आते हैं तो आपकी सब्सिडी 25 की जगह 30% की रहेगी। ओके जी, इसमें हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। 10 लाख रुपीस का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आप जनरल कैटेगरी में और रूरल एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो 1 लाख रुपीज रहेगा। साथ में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 2.5 लाख रुपीज, 25% की सब्सिडी है, तो टोटल 3.5 लाख रुपीज आ गए। अब बैलेंस 6.5 लाख कहां से आएगा, तो वो आएगा बैंक का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बैलेंस बैंक कंट्रीब्यूट करेगा और इस कंट्रीब्यूशन पे ही बोला गया कि ये कोलेटरल फ्री आप प्रोवाइड करेंगे, कोई भी इस पे सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अगर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉस्ट हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का वो 25 लाख तक हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस या फिर सर्विस सेक्टर में तो उस केस में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है 10 लाख रुपीज। एक कैप लगा दिया मैक्सिमम पे तो गवर्नमेंट की सब्सिडी भी तो कैप लग गया ना कि मैक्सिमम उतने पे ही सब्सिडी मिलेगी। ओके, जो बैलेंस अमाउंट है प्रोजेक्ट का वो प्रोवाइड करा जाएगा बैंक्स के थ्रू एज अ टर्म लोन। टर्म लोन होता है कि कुछ टाइम से आपको पैसा रिटर्न करना है, EMI के फॉर्म में आपको पैसा रिटर्न करना है। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आती है। चलो, इस कोलेटरल फ्री की बात हमें समझ में आती है। 10 लाख रुपीज तक आपको कोलेटरल या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी नहीं लेनी। तो यहाँ पर बैंक्स को एक और बात बोली गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि बैंक की मर्जी है, ये 10 लाख रुपए की जो लिमिट है ना इसको 25 लाख तक ले जाओ, 25 लाख रुपए तक आप कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी मत लो। बट ये बोला गया बैंक्स को कि देख लो, अगर बंदा ठीक है, उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ठीक है, उसको 25 लाख रुपए तक का लोन दे दो बिना कोलेटरल के रिक्वायरमेंट के। अब इसके अंदर आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ेंगे बैंक के अंदर ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हमारा कोई काम नहीं है, आप खुद देखो, आपको लगता है बंदा ठीक है तो 25 लाख तक का लोन दे दो, कोई भी कोलेटरल मत लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी चीजें मैंडेट करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंडेट करा गया है कि 10 लाख रुपीस पे कोई कोलेटरल लेना ही नहीं है, तो किसी बैंक की मजाल ही नहीं कि वो कोलेटरल ले ले, मना कर दिया है तो मजाल ही नहीं कोलेटरल वो ले ले। ठीक है ना, बाकी 25 लाख रुपए तक का लोन है तो वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। ओके सर, हमें बात समझ में आती है, मजा आ गया। यहाँ पे और भी बातें बोली गई कि देखो कोलेटरल के रिस्पेक्ट में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी क्रेडिट गारंटी की स्कीम लेकर आती है कि आप इस सेक्टर को क्रेडिट दो, इसकी गारंटी गवर्नमेंट ले लेती है। तो यहाँ पे एडवाइस करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि सारे के सारे बैंक ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम ला रही है इनको आप यूज करो। इसमें थोड़ा बहुत फीस पेमेंट करना पड़ता है बट आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी, अगर पैसा डूबता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैसे को रिटर्न कर देगी उन क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के थ्रू। मजा आ गया सर, अभी तक बात समझ में आती है। कोलेटरल का पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर है। अगला पॉइंट क्लैरिफिकेशन दी गई कि आप कॉम्पोजिट लोन दे सकते हैं MSE सेक्टर को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर को। कॉम्पोजिट लोन की बात करें तो यहाँ पर एक दो लोन मिला कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको पैसा चाहिए स्टॉक बनाने के लिए भी, आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी पैसा चाहिए, तो यहाँ पर कॉम्पोजिट लोन देंगे। टर्म लोन भी दे देंगे आपको जो टेन्योर में आपको टाइम में पैसा वापस करना है, और आपको वर्किंग कैपिटल लोन दे देंगे जिसमें आप अपने स्टॉक वगैरह को परचेज कर सकते हैं। ये रिवॉल्विंग नेचर का होता है ना, मतलब अगर आपने स्टॉक परचेज करा फिर आपने बेचा, पैसा वापस आ गया, फिर आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अ कॉम्पोजिट लोन लिमिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज, यहाँ पे लिमिट लगा दी,
इंपॉर्टेंट है, कैन बी सैंक्शनड बाय बैंक्स टू एनेबल द एमएसई एंटरप्रेन्योर्स टू अवेल देयर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट थ्रू सिंगल विंडो। मजा आ गया जी, टर्म लोन भी मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी, लिमिट है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक की। इसके बाद क्लैरिफिकेशन दी गई, क्या क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिल सकती है? तो यहाँ पे लिखा गया कि इशू कर सकता है बैंक, क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज जिनके पास वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है। अच्छा देखो, जो भी हम फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल चाहे टर्म लोन, इन सब के बारे में हम जो प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट है उसमें डिटेल में डिस्कशन करके आ चुके हैं। चलो, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को जो एलिजिबल है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर क्लासिफिकेशन के, तो क्रेडिट कार्ड इनको मिल सकता है। अगला पॉइंट आता है स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमई। इसके स्पेसिफिकली देखो एमएसएमई नहीं बोलेंगे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ही बोलेंगे, फॉर फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल की बात आती है। एक जो एंटरप्राइज है, कभी कभी वो दिक्कत में होती है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया जब आपको पता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है, थोड़ा सा दिक्कत में है, तब आप उनको थोड़ा सा क्रेडिट का सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि अगर आपने टर्म लोन दे रखे हैं तो उसमें एक स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए। स्टैंड बाय जब आपको यूज करनी है आप कर लो। इसके बाद जो एमएससी यूनिट्स हैं, अगर उनको अर्जेंट नीड्स हैं वर्किंग कैपिटल की, उनको स्टॉक और बनाना है, पैसा नहीं रिकवर हो रहा, तो उनको आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर दो। ऐसे ही मिड टर्म रिव्यू कर लो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स का, काम कर रहा है बीच में आपने बोला यार डिमांड ज्यादा, इसको पैसे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो उसका आप मिड टर्म रिव्यू करते हैं, उसका पैसा बढ़ा दो जो भी उसकी लिमिट्स वगैरह है। ये असेसमेंट होती है एक्चुअल सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है टाइमलाइन फॉर क्रेडिट डिसीजन। तो यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया, जो भी मैंडेट है वो इंपॉर्टेंट है। बोला गया अगर लोन है 25 लाख रुपीस तक का माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बोरर को, तो वहां पे डिसीजन लेना है बैंक को, वो 14 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 14 डेज के अंदर अंदर बता दो, इससे ज्यादा का लोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी लगाएगा। मैंडेट है, मानना ही पड़ेगा। और 25 लाख रुपीस से ऊपर का लोन है तो उस केस के अंदर जो भी बैंक की पॉलिसी है उसको वो फॉलो करेंगे। समझ में आती है बात? जो भी आपके इंफॉर्मेशन है इस एमएसएमई सेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो एक बैंक को डिस्प्ले करने एक सेपरेट टैब में अपने बैंक की वेबसाइट पे। समझ में आती है बात? ओके सर, समझ में आती है। अगला पॉइंट आता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग के रिस्पेक्ट में। अगर डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें एमएसएमई सेक्टर में, तो वो दे रखा है आईआरएक नॉर्म्स के अंदर, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। तो ये गाइडलाइन कहती है कि आप आईआरएक नॉर्म्स में जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रखी है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट की बात कर रही है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की बात कर रहा है फॉर द रिवाइवल, पोटेंशियल रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। जो थोड़ा सा यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा बीमारी में है, मतलब ये बंद हो सकते हैं, तो कह रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको पॉलिसीज बनानी है। और इसमें एक फ्रेमवर्क है जो कि है रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। अब ये जो फ्रेमवर्क है, इसको हम आगे जाके अगर जरूरत पड़ी तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे। अगर इस फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वो नीचे भी डिस्कस करे जाएंगे। यहाँ पे कमेटीज वगैरह बनाई जाती है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस वगैरह होती है, तो इसको आगे जाके अगर जरूरत लगेगी तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ये स्ट्रेस में है, तो बोला गया आपके पास एज अ बैंकर आप एक नॉन डिस्क्रिशनरी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाएंगे। जो भी आपका पैसा नहीं मिल रहा वो कैसे रिकवर हो सके उसकी एक स्कीम होनी चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट, वन शॉट में पैसा दो, बात खत्म करो। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आपको पूरे एमएसई सेक्टर को ऑफर करनी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर को ऑफर करना है। ऐसा नहीं आपके जीजा जी हैं तो उनको आपने ऑफर कर दी कि हाँ जी कम पैसा दो, सेटलमेंट करो, बात खत्म, और कोई और पर्सन आता है आप उसको नहीं देते। तो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आपको वाइडली पब्लिसिटीज को प्रोवाइड करनी है, बताना लोगों को कि हमारी एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, अपनी वेबसाइट पे देना, और रीजनेबल टाइम देना बॉर्डर को कि वो एप्लीकेशन दे सके। हाँ जी मेरा अकाउंट एनपीए हो चुका है तो मैं इस सेटलमेंट स्कीम में आके वन शॉट में पेमेंट करके निकलना चाहता हूँ, सर दर्द से बचना चाहता हूँ। ओके जी, अगर हम रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई की बात करें तो मुद्दे की बात है फ्रेमवर्क बनाया गया एक। इस फ्रेमवर्क के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो लिमिट है वो है कि 25 करोड़ रुपए तक का लोन है, तो वो इस फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। फ्रेमवर्क के की पॉइंट्स की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। पहले आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर लोन को, जो एनपीए से पहले की बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरली तब होता है
अगर 90 डेज तक पेमेंट नहीं करता वो बैंक को, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाता है। तो फ्रेमवर्क के सेलिएंट फीचर्स हैं कि बिफोर अ लोन अकाउंट ऑफ एन एमएसएमई टर्न्स इनटू एनपीए, उसको क्लासिफिकेशन करना है 3 कैटेगरी में। ये है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट में 3 कैटेगरी है, एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2। अगर ओवर ड्यू है 30 डेज तक का, तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 बोला जाएगा। अगर ओवर ड्यू 30 डेज से ऊपर का है एंड 60 डेज तक का है, तो उसको एसएमए 1 बोला जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर ओवर ड्यू 60 डेज का ऊपर है एंड 90 डेज तक है, तो उसको एसएमए 2 बोला जाएगा। समझ में आती है बात? साथ में यहाँ पर जो बोरोवर है एमएसएमई सेक्टर का, वो वॉलंटरली इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग को इस फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क में जो भी बातें लिखी गई हैं उसके थ्रू वो अपना क्या कहते हैं, पैसे को कैसे वापस करना है, क्या करेक्टिव एक्शंस है, उसके अंदर वो इनिशिएट कर देगा प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर कमेटीज बनाई जाती है, कमेटीज का कौन पार्ट वगैरह है, अगर हम इस फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे तो इस कमेटी को भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है जी। इस जो फ्रेमवर्क के अंदर जो अच्छी बात यह है कि अलग अलग चीजों की टाइमलाइंस दे रखी है, फिक्स कर रखा है, उसको फॉलो करते हुए काम करा जाएगा। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की बात समाप्त होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द क्रेडिट ग्रोथ। कह रहे एमएसई सेक्टर में आपको क्रेडिट ग्रोथ को चेक में रखना है, मतलब ध्यान रखना है कि मॉनिटर करना है कि कैसे काम चल रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके पास एक क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। जो भी लोन लेने के लिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर लोन एप्लीकेंट है, वो कह रहा है जी उसके पास स्टेटस होना चाहिए ना, कि क्या है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या अभी स्टेटस है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। तो एंश्योर करेंगे एक्नॉलेजमेंट और स्टेटस मिल जाए ऑटोमेटिकली एप्लीकेंट्स को। अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होता है अगर आपको लोन लेना है, तो एक इंडिकेटिव चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश करना है। बैंक शैल फर्निश द एमएसएमई बोरोवर एन इंडिकेटिव चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप दे दो हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स, हम आपका लोन प्रोसेस कर देंगे। थर्ड पॉइंट आता है मॉनिटरिंग द लोन एप्लीकेशन डिस्पोजल प्रोसेस, कि भाई एप्लीकेशन दे दी बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, कोई फोन ही नहीं उठाता, हमारा क्या करें, हमें लोन चाहिए, कोई फोन ही नहीं उठाता। तो यहाँ पर बोला गया जो लोन एप्लीकेशन डिस्पोजल प्रोसेस है उसको भी मॉनिटर करा जाएगा कि क्या ओके कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। इसके अंदर भी आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसके इंफॉर्मेशन जो पेंडेंसी वगैरह है वो आपको शो करनी है। क्वार्टरली बेसिस, जब क्वार्टर खत्म होता है उसके 1 मंथ में आपको इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे शो करनी है। ओके जी, ओके जी। अगला पॉइंट आता है अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं एमएसएमई लोन को, तो बोल रहे हैं इस केस के अंदर आप बताएंगे क्या रीजन है, राइटिंग के अंदर लिख के देंगे कि हमने आपको लोन को क्यों रिजेक्ट करा है। आपका काम हमें ठीक नहीं लग रहा था, आपके जो प्रमोटर है वो हमें बेकार लग रहे, गंदे लोग हैं, तो इसलिए आपको लिख के देना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एमआईएस। ये एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो उसका एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा, डेटा वगैरह बनाया जाएगा। ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्रेडिट फ्लो वगैरह किस तरीके से रिव्यू करने में थोड़ी सी आसानी हो इस एमएसएमई सेक्टर में। समझ में आती है बात? ओके जी, चलो अगला पार्ट आता है, अगला चैप्टर आता है जो कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, तो बोला गया स्पेसिफिक ब्रांच बना देंगे एमएसएमई की, बट ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के बैंक है उनको बोला कि आपको 1 स्पेशलाइज्ड ब्रांच बनानी है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फर्दर अब देखो स्पेशली ब्रांच खोलने को बोला कि चलो मत भी खोलो, बट कोई भी अगर ब्रांच है जिसका 60% या उससे ज्यादा की एडवांस लेंडिंग एमएसएमई सेक्टर में है, तो उसको दर्जा दे दो एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच एमएसएमई सेक्टर में। समझ में आती है? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट लेकर आती है, बोलते हैं हम एमएसएमई सेक्टर को ये प्रोवाइड करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे। तो कह रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये स्पेशलाइज करेंगे इस सेक्टर के अंदर, जो भी क्लस्टर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रखे इनको स्टेप अप करेंगे, क्रेडिट की नीड्स जो प्रोवाइड करनी है उसको। ओके जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, जो बजट लेकर आती है, उसको भी कहीं ना कहीं मनवाने का काम ये बैंक्स के थ्रू करा जाएगा, पास ऑन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आता है एक कमेटी का। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीजनल मतलब क्या कहते हैं कमेटीज बनाई। जो रीजनल ऑफिस है वहां पे कमेटीज को बनाया गया, जिसके अंदर जो रीजनल डायरेक्टर है वो इस कमेटी का चेयरपर्सन रहेगा। इसमें अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जनरली वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। एक आता है द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी कन्वीनर। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है लीड बैंक स्कीम। अब लीड बैंक स्कीम के अंदर ये हर एक स्टेट के अंदर, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बैंकर्स कमेटी को बनाया जाता है। उसके अंदर भी अलग अलग लेवल से लोग आते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी लोग आते हैं,
जो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी आते हैं कि हमें कैसे ग्रो वगैरह करवाना है। तो इसके अंदर इस एम्पावर्ड कमेटी के अंदर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रीजनल डायरेक्टर है वो चेयरमैन है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव आए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से, सीनियर लेवल ऑफिसर्स जो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एमएसएमई की फाइनेंसिंग के अंदर टॉप प्रोडोमिनेंट शेयर है जिनका, तो वहां से 2 बैंक के ऑफिशियल्स आएंगे ताकि कैसे और लोन बढ़ाना है। यहाँ पे सिडबी का जो रीजनल ऑफिस है, सिडबी को बनाया गया एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसको स्पेसिफिकली बनाया गया, तो इसके भी लोग आ गए। इसके बाद डायरेक्टर आया उस स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएसएमई सेक्टर का डायरेक्टर उसको बुलाया गया। उसके बाद 1 या 2 सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एमएसएमई एसोसिएशन, जो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका भी एसोसिएशन होता है, कह रहा उनसे भी 2 लोगों को बुला लो। फिर उसके बाद एक सीनियर लेवल का पर्सन आया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये स्टेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो जिनको नीड्स है पैसे की उसको पूरा करने का काम करते हैं। ऐसे ही स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कह रहे इधर से भी लोगों को बुला लो। इस कमेटी का काम क्या है, पीरियोडिकली मिलेगी, ये रिव्यू करेगी कि एमएसएमई फाइनेंस की नीड्स को पूरा करा जा रहा है कि नहीं, जो भी बॉटलनेक्स है उनको रिमूव करेगी और स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट को वो इंश्योर करेंगे। चलिए अगला इंस्टीट्यूशनल जो मेजर है वो आता है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो BCSBI इन कोलैबोरेशन विद इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर मेंबर्स बैंक, इन्होंने मिलके एक कोड को बनाया जो कि बैंकर्स की कमिटमेंट दिखाता है टुवर्ड्स एमएसएमई सेक्टर। मुद्दे की बात है कि इन्होंने स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं जो कि प्रमोट करते हैं गुड बैंकिंग प्रैक्टिस एंड एम्फसाइज करते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्रिटिकल बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये कोड क्या है, क्या काम ये करता है, इतना पता होना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट आता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के रिस्पेक्ट में कि क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी का। इसके रिस्पेक्ट में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बोलते हैं कि जो बैंक्स है ना वो स्पेशल सेल्स वगैरह बनाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, या फिर साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज है आप उनको ट्रेनिंग देना, बताया कि गवर्नमेंट कितने प्रोग्राम रन करता है, कितना ईजी है लोन वगैरह लेना, तो इसको ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगला इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है वो है क्लस्टर अप्रोच का। यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर्स को बना देगा जिसके अंदर अलग अलग एमएससी सेक्टर के अकाउंट्स हैं। तो बोले ये जो अकाउंट्स है इसका क्लस्टर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो अच्छे तरीके से हम रिव्यू कर पाएंगे, अच्छे तरीके से क्लस्टर्स में क्या प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके ग्रोथ में हेल्प कर पाएंगे। तो क्लस्टर मींस अ क्लस्टर आइडेंटिफाइड, इस क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट का, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। हर एक स्टेट एंड यूटी के अंदर ये क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, जो लीड बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लीड बैंक स्कीम है उसके अंदर बनाया गया स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी, ये डिस्प्ले करेंगे, इन लिस्ट को अपडेट करेंगे साथ ही साथ हर मतलब सेमी एनुअली, एंड ऑफ मार्च में इसको अपडेट करेंगे, एंड ऑफ सितंबर में इसको अपडेट करेंगे। लिस्ट आपको मिल जाएगी एमएसएमई की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट से। अब लीड बैंक जो है वो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमोट करेंगे क्रेडिट लिंकेजेस। ये क्रेडिट लिंकेजेस क्या है, देखो आपका एक फॉर्मल सेक्टर है, एक इनफॉर्मल सेक्टर है। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो लीड बैंक है अपने क्लस्टर्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ध्यान रखेंगे कि बैंक के थ्रू वो लोन प्रोवाइड करे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि अल्टीमेटली जो बोरोवर है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो पर्सन है उसको लोन मिल सके। तो ये कहीं ना कहीं देखो इनफॉर्मल से फॉर्मल को मिक्स करा गया कि ये जो पर्सन है फॉर एग्जाम्पल महेश है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, ये डायरेक्टली लोन नहीं लेता, बैंक के पास नहीं जाता, दिक्कत होती है इसको, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेती है बैंक से, बोलते हैं हम अपने मेंबर्स को देंगे, वो अल्टीमेटली बैंक से लोन लेके मेंबर को पास ऑन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिंकेज हो गया, बैंक को लिंक कर दिया गया इस इनफॉर्मल मेंबर से, इसको पैसा मिल गया, मुद्दे की बात है। चलो तो इसके अंदर करा क्या जाता है, जो रिक्वायरमेंट है एमसी यूनिट की क्लस्टर के अंदर क्रेडिट की उसको असेस करा जाता है, अवेयरनेस बढ़ाई जाती है एमएससी यूनिट्स के अंदर कि भाई हमारा क्या क्रेडिट लिंकेजेस के प्रोग्राम्स वगैरह, क्या कैंप्स वगैरह लग रहे हैं। एनेबल करता है कवरेज ऑफ वेरियस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, फोकस अटेंशन एंड प्रोएक्टिव मेजर टू इंप्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज इन अंडर बैंक क्लस्टर्स, जो क्लस्टर्स के पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक लाइन थोड़ी सी हम डिटेल में पढ़ते हैं, बैंक एंश्योर दैट, देखो आप देखो किस तरीके से काम करा जा रहा है, बैंक शैल एंश्योर दैट क्रेडिट नीड्स ऑफ क्लस्टर्स, जो अलग अलग क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है
उसको अप्रोप्रिएटली इंक्लूड करें इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच लेवल प्लान्स, कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर एक ब्रांच की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच को कितना मतलब क्रेडिट नीड उसका फुलफिल करना है, तो दैट द सेम कैन बी एग्रीगेटेड। जो अलग अलग ब्रांच है उसको एग्रीगेट करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी ब्रांच है, पहले ब्रांच की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसको एग्रीगेट करा, ऐड करा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान आ जाएगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है वो एनुअल क्रेडिट प्लान बनाएगी कि अलग अलग सेक्टर्स में कितना पैसा देना है। समझ में आता है ना, फ्लो ऑफ क्रेडिट कितना बढ़िया उन्होंने बना रखा है। ठीक है, द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी या फिर यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी शैल डिस्क्लोज द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू क्लस्टर्स इन द स्टेट और यूटी। वो अपने पोर्टल पे हर एक क्वार्टर के अंदर दिखाएंगे, कहीं ना कहीं चेक रख लिया गवर्नमेंट ने, वो भी देखती रहेगी कि इनको पैसा सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इन क्लस्टर्स को। अगला पॉइंट आता है डिलेड पेमेंट का। हम एमएसएमई एक्ट में इसको पढ़ के आ चुके हैं। अगर डिलेड पेमेंट, सबसे पहली बात, आपका जो भी टाइम रहेगा पेमेंट का वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस। ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस एमएसएमई एक्ट में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर बायर फेल करता है पेमेंट करने में तो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है विद मंथली रेस्ट, और आपकी जो पेमेंट रहेगी वो 3 टाइम्स जो बैंक रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर रखा है उसके ऊपर रहेगी। इंटरेस्ट की पेमेंट अगर वगैरह नहीं करता तो आपसे डिस्प्यूट होता है, तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर वो जा सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस करा बैंक को कि आप सब लिमिट्स बनाएंगे ओवरऑल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में लार्ज बोरोवर्स की। एमएसएमई सेक्टर की बात नहीं कर रहे, लार्ज बोरोवर्स की कह रहे हैं आप सब लिमिट्स बना दे जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है एमएसएमई सेक्टर का उससे पैसा दिया जाएगा। लार्ज एंटरप्राइज को बोला आप अपने अंदर जो इनको क्रेडिट दे रहे हैं इनके अंदर सब लिमिट दें। जो सब लिमिट है इसका पर्पस सिर्फ एमएसएमई सेक्टर को जो पैसा देने का है, जो उधर से पैसा सामान बाय कर रहे हैं ना उनको पेमेंट करते रहे। एमएसएमई सेक्टर की पर्सपेक्टिव समझते हैं कि लार्ज बोरोवर है, इसको गवर्नमेंट ने लोन दिलवाया स्पेसिफिकली हमें पेमेंट करने के लिए, तो अगर इसके पास एक क्रेडिट है हमारे को पेमेंट करने के लिए तो हमें पैसा जल्दी मिल जाएगा, हमें पैसा जल्दी मिल जाएगा तो हमारा काम सही तरीके से चलेगा। ठीक है जी, चलिए अगला आता है कमेटीज के बारे में। देखो अब कमेटीज अलग अलग लेवल पे कमेटीज बनाई गई हैं ताकि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर के अंदर क्रेडिट का फ्लो ठीक बना रहे। इसके अंदर कमेटी का नाम, उसको कौन हेड कर रहा है, क्या नाम है उसका, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी डिटेल्स के अंदर अगर हमें आगे जाकर लगता है हर एक कमेटी आपको पढ़नी है तो उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक लेक्चर आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए वो आपको डिटेल्स में कराया जाएगा। अभी के लिए एक रिपोर्ट आई थी हाई लेवल कमेटी ऑन क्रेडिट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब नाम चेंज हो गया ना, अब बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये कपूर की कमेटी है, इसका बस आपको नाम पता होना चाहिए, क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इसका नाम था कमेटी उस पर्टिकुलर टॉपिक का। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई गई एडिक्वेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हम बोलते हैं। तो ये आई थी नायक कमेटी की। तो आपको नाम पढ़ना है और ये कौन लेकर आया था, कौन सी कमेटी थी, उसका नाम क्या था वो पढ़ना है। अगर इस नायक कमेटी का एक रिकमेंडेशन को हम देखें तो यहाँ पर बोला कि वर्किंग कैपिटल जो नीड्स है उसको कंप्यूट करना है आपको, कि जो भी टर्नओवर है एस्टिमेटेड टर्नओवर उसका 20% आप सीधा वर्किंग कैपिटल दे दो। तो यहाँ पर केसेस जो है टर्नओवर है जिसका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है उसको सीधा 20% की आप वर्किंग कैपिटल लिमिट दे दो। फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का टर्नओवर है एक एंटिटी का तो 1 करोड़ रुपए उसको आप वर्किंग कैपिटल दे दो। ये नायक कमेटी का रिकमेंडेशन था। अर्ली ऑन ये लिमिट 2 करोड़ थी जो कि अब बढ़ के 5 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एमएससी। ये गांगुली कमेटी की आई थी, इसकी भी स्पेसिफिक कुछ रिकमेंडेशन रहेंगी तो हम पढ़ लेंगे, पुरानी बात है ये। रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक एसएमईज, ये वर्किंग जो इस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के सी चक्रवर्ती। इसके अंदर भी स्पेसिफिकली बोला गया था कि जो भी रिकमेंडेशंस दी गई है, जो भी लेंडिंग हो रखी है 2 करोड़ रुपए तक, तो इसके रिस्पेक्ट में कैसे रिहैबिलिटेशन करना है, तो के सी चक्रवर्ती की जो रिपोर्ट है उनको फॉलो करके आप पैसे को रिकवर कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन एमएसई सेक्टर है, तो यहाँ पे अलग अलग कि क्रेडिट पे कितना काम चल रहा है, मार्केटिंग, लेबर, एग्जिट पॉलिसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड टैक्सेशन, बड़ा बड़ा इसमें काम करा गया। हर एक सेक्टर को इंक्लूड करा गया, सिर्फ बैंक ही नहीं कि डेवलपमेंट कैसे करना, टैक्सेशन कितना लगाना, वो सारी बातें करी गई। ये टास्क फोर्स के जो चेयरमैन थे वो थे
CKA नायर, ठीक है, जनवरी 2010 के अंदर ये करा गया था, ठीक है। बैंक को अर्ज करा गया कि जो टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन है उनको वो माने, ओके। अगला आता है वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो यहाँ पर VK शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको ये काम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो कि आप क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को चेक करो। तो यहाँ पर जो एक रिकमेंडेशन दिया गया कि यार जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है उनको एक्सटेंड करा जाए, अभी 5 लाख की है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाए, जिसको अभी बढ़ा भी दिया है। हम मुद्रा स्कीम के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई गई है जिसके अंदर क्रेडिट गारंटी 10 लाख क्या वो 20 लाख रुपीस पे लेके जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के रिस्पेक्ट में किस पर्टिकुलर चेयरपर्सन, कौन थे वो चेयरपर्सन जिसके अंडर बैठ के वर्किंग करी गई थी, जो रिकमेंडेशन वगैरह दी गई थी इसको बढ़ाने की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, श्री VK शर्मा जी, ओके जी। तो यहाँ पे आपका ये सेशन समाप्त होता है। कुछ बातें जो आपको लगता है कि अभी लिंक नहीं हो रखी अलग अलग सर्कुलर से, अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट से, अगर वो लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कवर करेंगे। अभी के लिए ये वाला सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। इस सेशन के ऊपर MCQs को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।